Hello dear students, welcome to Swadhyan. Please subscribe the channel and press the bell icon. हेलो बच्चों, वेलकम टू स्वाध्यान। हम लोग के पास जो अगला टॉपिक है वेक्टर का वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अभी तक हम लोग सब्सट्रैक्शन और एडिशन पढ़े थे। सब्सट्रैक्शन और एडिशन में आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन बताया गया था। वहाँ पर आप फॉर्मूला R इज इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या सब्सट्रैक्शन में आते थे तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा बताया गया था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो वेक्टर आपको दिए जाएंगे ए और बी, और दोनों वेक्टर का आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पर आपको फिजिक्स लगाना है। और यहाँ पर आपको दो तरह के वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन का दो तरीका बताया जाएगा, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। कहने का कुल मतलब ये है कि आपके पास जो दो वेक्टर आपके पास होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आए, जो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आए वो अगर स्केलर आ जाए तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो वेक्टर आ जाए तो हम लोग कहेंगे वो वेक्टर प्रोडक्ट है। कहने का कुल मतलब ये है कि ए और बी को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है उसमें से डायरेक्शन खत्म हो जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचे, तो ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो हमारे पास वैल्यू है उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बचा रह जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब कि हमारे पास कुल दो तरह के दो टाइप के हम लोग को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ने हैं। एक पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट और एक पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो लिखना है देयर आर two types of vector multiplications. There are two types of vector multiplications. अब आपको एक चीज़ आपको याद दिलाऊं, आपको याद आ भी रहा होगा, क्लास 11 में आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है। और आप क्लास 11 में जाएंगे और प्लेलिस्ट जब आप मेरे चैनल का खोलेंगे तो आपको मैं वहाँ पर वर्क पावर एनर्जी का भी आपको नोट्स मिल जाएगा। खैर, आपको क्लास 11 में बताया गया था कि जब आपको फोर्स और डिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो आपको मिलता है वर्क। जबकि वहीं पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो वो हो जाता है आपके पास टॉर्क। टॉर्क वहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो जब फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आता है वर्क, और वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जब टॉर्क आता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, तब हम लोग उसको बोलते हैं टॉर्क। और टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन में आपको मिलेगा। जब आप रोटेशनल मोशन क्लासेस में पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होंगे, जिसमें सबसे पहला टाइप होगा स्केलर प्रोडक्ट। बच्चों, आपको बता दूं कि स्केलर प्रोडक्ट को ही आप डॉट प्रोडक्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? डॉट प्रोडक्ट। किसको? स्केलर प्रोडक्ट को। किसको डॉट प्रोडक्ट बोलोगे? स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट आप बोलोगे। सेकेंड जो मेथड आएगा उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। किसको बोलते हैं? इस वेक्टर प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं? नहीं पता? कहाँ से पता होगा? जब पहली बार पढ़ रहे हो तो ये आपके पास हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ना होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसकी वैल्यू है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड बचे तो हम लोग कह देते हैं कि वो स्केलर प्रोडक्ट है। और जब उन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो हम लोग कह देते हैं वो क्या है?
वेक्टर प्रोडक्ट है। तो आप एक एक करके अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है ये स्केलर प्रोडक्ट, दोनों का डेफिनेशन बारी बारी से देख लेंगे, फिर दोनों को डीपली पढ़ेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है? सच वेक्टर मल्टीप्लिकेशन in which two vectors multiplied such that their resultant have only magnitude but no direction। क्या बोल रहा है? Such vector multiplication in which two vector multiplied such that their resultant have only magnitude but no direction are known as, क्या बोलते हैं? are known as scalar product और डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही? अगर आप ए और बी का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो आपको लिखना कैसे होगा? ए और बी के बीच में आपको एक डॉट बनाना होगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है ना वो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो वेयर theta is the angle between vector A and vector B। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, के बाद आता है वेक्टर प्रोडक्ट। अभी हम लोग इसका कुछ डीपली नहीं पढ़ रहे, मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ जिसके बाद हम लोग एक बार डीपली इसको पढ़ेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट आता है और वेक्टर प्रोडक्ट कोई हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हो आप लोग? क्रॉस प्रोडक्ट। अब सर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? तो बच्चों आपको बता दूं कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसमें दो वेक्टर मल्टीप्लाई इस तरह से किए जाए कि रिजल्टेंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो लिखेंगे सच वेक्टर multiplication in which two vectors multiplied such that their resultant have magnitude as well as direction are known as vector product और क्रॉस प्रोडक्ट। इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर आप इसके फॉर्मूले पे जाएंगे तो आप क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू
साइन थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट का। तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था बच्चों की स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बीच का। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं इसके बाद का बताता हूँ। हाँ बच्चों, तो अब आपके पास आता है स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। तो अब इससे सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। जब भी आप किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हो तो आपको लगभग एक डीप नॉलेज तो मिल ही जाता है। तो मैंने इस पे सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी में ये कह रहा हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रही है कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ये मैंने कहाँ पढ़ा था, ये कहाँ पढ़ा था। बच्चे अपने क्लास 9 में पढ़ा था, क्लास 8 में पढ़ा था, 6 में पढ़ा था, समझ आप यहाँ रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है कि स्केलर नहीं पता है फिर भी लिखिए, समझना तो बाद में है। तो स्केलर प्रोडक्ट फॉलो या ओबे कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ये कौन सा लॉ होता है सर, बता रहा हूं बच्चों। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक वेक्टर है बी, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो इसको देखकर आया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये तो डेफिनेशन ही कह रहा है स्केलर प्रोडक्ट का। इतना तो आपने पढ़ा। चलिए आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अभी यहाँ पर जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करें तो हम लोग कहेंगे, अगर इस तरह से मेजरमेंट करें तो आप कहेंगे कि ये वाला एंगल क्या है, 360 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब कि बी और ए के बीच का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 माइनस थीटा है। तो लिखेंगे इफ वी मेजर एंगल बिटवीन वेक्टर ए, वेक्टर बी and vector A, then it will be कितना होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे कंडीशन में आपको क्या लिखना होगा, बी डॉट ए। अगर आप बी डॉट ए लिखते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बी ए कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। अब cos 360 माइनस थीटा मैंने आपको बता दिया है, मैथमेटिकल टूल्स में आप जाइए, इसकी वैल्यू आपको मैंने बता रखी है। तो cos 360 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा ही होती है। इसका मतलब कि b डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा ही होगा। आप इसको बी ए कॉस थीटा लिखें या ए बी कॉस थीटा लिखें, बात बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि b डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेना है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 अगर देखें तो आपको ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, दोनों बराबर दिख रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिला बच्चों, मिला हमको ये कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। तो ये हमारे पास हो गया कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको आपको करना है। तो सबसे पहले आप ये डेरिवेशन नोट कीजिए, आपको ये प्रूफ करने के लिए भी स्कूल में मिल सकता है। चलो इसको नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ कौन सा प्रॉपर्टी है। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास जो सेकेंड प्रॉपर्टी आई वो होगी स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट
is distributive over एडिशन। सर आपने इतना मुश्किल से हम लोगों को कम्यूटेटिव लॉ बताया, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन क्या है? बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले आपको डायग्राम ही तो समझना होता है। आप सबसे पहले बनाना है वेक्टर ए, ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना लीजिए, ना दिख रहा हो तो थोड़ा और बड़ा बना लीजिए, इसको आप ओ, इसको आप क्यू कर लीजिए। दिस इज योर वेक्टर ए, अंडरस्टैंड। अब आपके पास दिस इज योर वेक्टर बी मान लीजिए, दिस इज योर वेक्टर सी मान लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि ये वाला क्या बताएगा? रिजल्टेंट बताएगा, आपको पता है ये क्या बताएगा? रिजल्टेंट। आप पीछे के जब आप लेक्चर्स को देखिए तो मैं बताया हूँ कि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। अगर मुझे ओ पी क्यू एस, एस मान लीजिए, अगर आप O से S को मिला देते, अगर आप O से S को मिला देते तो ऐसा कुछ मिलता, और इस OS की वैल्यू इस OB प्लस पी, OB मतलब वेक्टर B प्लस वेक्टर C के बराबर होता है, मतलब ये वैल्यू वेक्टर B प्लस वेक्टर C के बराबर होती कि नहीं होती? एंड दिस वेक्टर B एंड C इज इन द डायरेक्शन ऑफ OQ। तो अब इतनी बात तो आप लिख लिए। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर, इसको आप बना लीजिए पॉइंट T, ठीक है, बात सुना रही। अब आप इसको लिखो वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C। क्या क्यों मैंने लिखने का? क्योंकि ये तो आपके पास वेक्टर A हो गया, ठीक है, ये तो आपके पास वेक्टर A हो गया, और ये वेक्टर B प्लस C, तो ये इसके बीच में एंगल हो गया। तो अगर हम लोगों को निकालना हो A डॉट प्लस B प्लस C, तो आप इसको लिख सकते हो A इन द ब्रैकेट कंपोनेंट ऑफ B प्लस कंपोनेंट ऑफ C along किस डायरेक्शन में? एक डायरेक्शन में, along A, यही मतलब तो हुआ। तो कंपोनेंट ऑफ B, कंपोनेंट ऑफ B क्या है? कंपोनेंट ऑफ B है OT, और कंपोनेंट ऑफ C क्या है? TQ। तो आप लिख सकते हो वेक्टर A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू A, कंपोनेंट ऑफ B मीन्स OT, और प्लस कंपोनेंट ऑफ C मीन्स TQ, OT प्लस TQ, ठीक है। OT किसकी वैल्यू है? B की वैल्यू है। तो आप इसको अगर A अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आप लिख सकते हो A डॉट B प्लस C, तो आप इसको लिख सकते हो A तो लिखोगे ही, OT की जगह आप B लिखोगे तो डॉट B, प्लस TQ की जगह आप C लिखोगे तो ये जगह इंटू C। तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को A डॉट इन द ब्रैकेट B प्लस C लिखते हैं तो ये वाला A बराबर बराबर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ लेके चलता हूँ। हाँ बच्चों, अब हमारे पास जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि जब भी किसी दो वेक्टर को हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दें तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। कैसे जीरो होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखें कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू mutually perpendicular vectors
इज ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये होता है थीटा की जगह 90 डिग्री आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कॉस 90 की वैल्यू जीरो ही तो होगी, और आप कॉस 90 रखते हो तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो। ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रही है। तो ये आपके पास थर्ड वाला प्रॉपर्टी होगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं कि जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दो वेक्टर पैरेलल होने का मतलब क्या है कि या तो वो एंटी पैरेलल हो सकता है या तो पैरेलल हो सकता है। अब जब पैरेलल एंटी पैरेलल की बात आती है, तो जब पैरेलल की बात आती है, जब ए और बी पैरेलल होंगे तो ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। और जब बात एंटी पैरेलल की हो तो ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी ए बी कॉस थीटा, यही तो है। तो आप क्या लिखोगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। मतलब किसी दो वेक्टर का मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट ये हो सकता है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वही फॉर्मूला है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे -1 रखोगे तो हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर इसका मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर क्या था, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड था, और यहाँ पर क्या आपको पास मिलेगा, मिनिमम मैग्नीट्यूड। पास में आ रही है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि जब भी कोई भी वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगी। बात समझ आ रही है। कहने का कुल मतलब कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर with itself is equal to the square of the magnitude of the vector। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। कैसे, अगर मुझे वेक्टर ए की वैल्यू भी ए वेक्टर लिखनी पड़े और वेक्टर बी की वैल्यू भी वेक्टर ए लिखनी पड़े, अगर ऐसा है, इसका मतलब कि आपको मैं बता दूं कि खुद का वेक्टर खुद से एक दूसरे के पैरेलल होगा। एक वेक्टर अपने आप में अपने वाले से ही वेक्टर, अगर ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वाले वेक्टर ए भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ओवरलैप्ड होंगे। ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू बराबर होती है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। जब 0 डिग्री हो जाएगी तो अगर आप ए डॉट ए लिखते हो तो आप इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखोगे और लिखोगे कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो अपने के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है।
सिक्स प्रॉपर्टी आती है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन से हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। तो लिखेंगे कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब आपको यहाँ पर फिर एक चीज रिमाइंड करने की बात है कि जो आई कैप है इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को। ठीक है, फिर आता है आपके पास जे कैप, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस को। फिर आता है क्या? के कैप, और ये रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को। पहली बात, इन तीनों की वैल्यू 1 होती है, मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन एक्स वाई जेड। इन्हीं को हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। सपोज करो कि आपसे कहा जाए कि आई कैप का डॉट आई कैप से कराओ, तो क्या ये इसके जैसे नहीं दिख रहा है? आई इंटू आई, ए इंटू ए से दिख रहा है। इसका मतलब कि अगर आई के मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 आएगा, इस आई की वैल्यू बात करें तो 1 आएगा, और ये भी तो हो जाएगा cos 0 क्योंकि दोनों सेम है। तो इस वजह से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब आई डॉट आई के लिए क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। ठीक है, ऐसे अगर आप जे डॉट जे की बात करते हो तो उसको भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1। फिर अगर आपको लिखना पड़े के डॉट के, तो वहाँ पे वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी? 1। अब आती बात कि अगर मान लो कि ये हमारे पास आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया और ये के कैप हो गया। साइक्लिक मल्टीप्लाई करना है आई का जे में। अगर आप मल्टीप्लिकेशन आई का जे में करते हो, आई इंटू जे, ठीक है, तो जब आई इंटू जे करोगे तो आई और जे, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस को। एक्स और वाई एक दोनों में एक दूसरे कैसे हैं? 90 डिग्री पे। अगर एक्स यहाँ पे तो वाई एक्सिस यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो आई की मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड 1 और जे का मैग्नीट्यूड भी 1। लेकिन यहाँ पर इसकी जगह पर cos 90 हो जाएगा, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब अगर आप जे डॉट के करते हैं तब पर भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 0। और अगर आप के डॉट आई भी करते हो तब पर भी आपकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। इसका मतलब कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर सेम के साथ मल्टीप्लिकेशन करता है, अगर सेम के साथ इसका प्रोडक्ट किया जाता है तो वैल्यू 1 आएगी। अगर उसका किसी डिफरेंट के साथ किया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इतना आप प्रॉपर्टी नोट किए, फिर आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ये है कि 7th प्रॉपर्टी, जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी is equal to product is equal to sum of the products of their rectangular कंपोनेंट। यही है, कह रहा है कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ए एक्स, बी एक्स, ए वाई, बी वाई, ये जो है इनका मल्टीप्लिकेशन का एडिशन ही इनकी वैल्यू होगी। कहने का कुल मतलब कि अगर आपके पास वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई, ऐसे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, इस तरह से है। एंड वेक्टर बी की वैल्यू है
बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ऐसा है। और हम चाहते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो, तो जो भी इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मल्टीप्लाई होंगे फिर ऐड होके इनके रेक्टेंगुलर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस करके इनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, ये हो जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन। अगर हम लोगों को वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, मतलब मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और ये पूरी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। वो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी। तो यहाँ से आपके पास कॉस थीटा निकल जाएगा, फिर आप उसका एंगल निकाल लोगे, तो इस तरह से आपको दो वेक्टर का आपको मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। तो आपको अगर किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इसके डॉट प्रोडक्ट करना है तो आप इस तरह से उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे। बाकी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको समझा दूंगा कि कैसे इसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो आप इसको नोट कीजिए।